हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हम यही देखे थे। होपफुली दिस इज द लास्ट लेक्चर। और दूसरा हम ईएमआई करेंगे और एसी करेंगे। उसके बाद होपफुली हमने मॉडर्न फिजिक्स पहले कर लिया है, तो बचे हुए कुछ दिन में और रिवीजन करके ऑलमोस्ट आपको 12 सितंबर से पहले ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो आइए कुछ बेसिक सा क्वेश्चन, हालांकि हम पिछले लेक्चर में भी इसका कुछ बेसिक सा लेक्चर प्रॉब्लम करवाए थे, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद हम फिर ईएमआई चैप्टर पे आएंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है। तो आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है कि एक इनफाइनाइट वायर है, एक वायर है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल में क्या किया गया है, इस टाइप से शेप दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल से। और आपसे पूछ रहा है कि कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं आर क्यू पी एस। इस पॉइंट पे आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और उसका सारा मैग्नीट्यूड बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग तो नहीं कह सकते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन हम करवाए थे। अगर वो आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब जैसा कि हम उसमें भी बताए थे कि जब लॉन्ग वायर के केस में जब हम बताते हैं, तो इसका जब हम थ्योरी पार्ट बता रहे थे तो उसमें हर बार हम यूज करते थे लॉन्ग वायर। उसका कंसेप्ट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा सारा क्वेश्चन हम एच सी वर्मा का ही ले रहे हैं, ताकि आपका स्टैंडर्ड, इसमें ये आपका लॉन्ग वायर है, इससे ये पॉइंट P है जो कि D डिस्टेंस पे है, और आपको ये एंगल में मैच करना है इस पॉइंट को। और ये जो एंगल हुआ ये आपका हुआ θ1, और ये एंगल जो हुआ ये हुआ आपका θ2। तो इसका अगर आपको निकालना है कि एक लॉन्ग वायर के केस में आपको अगर किसी भी पॉइंट पे, तो अगर वहां से D डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो उसका वैल्यू हम बताए थे μ0/4π I/d। D क्या है, उस लाइन, उस ये जो वायर है, वायर का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे भी कहीं भी डिस्टेंस रहे तो आप समझिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे हो जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2। अब इसी को हम यूज करेंगे सारे पॉइंट पे PQRS पे। तो अगर हम ध्यान से देते हैं S पॉइंट पे, तो दो वायर है, तो अगर इसके वजह से हम देखें तो ये समझिए कि इनफाइनाइट वायर का ये कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि वायर हवा में हैंग है, हवा में हैंग नहीं है, बस समझिए कि उसके रिस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट वायर चला गया, ये कहीं पे कनेक्टेड नहीं है, बस उसके रिस्पेक्ट में वो बहुत दूर तक है, इसीलिए उसको हम क्या कर लेते हैं, इनफाइनाइट समझ लेते हैं। θ1 बराबर θ2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसके रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है कि ये बहुत लॉन्ग वायर का मतलब अगर लॉन्ग वायर आपको दे दिया है तो θ1 दैट इज इक्वल टू θ2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं कि आपको किस पॉइंट पे, तो पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट S। शुरुआत यहीं से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट S पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, इस वायर के लिए हम पहले लेंगे। तो इस वायर के केस में क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, इस वायर से क्योंकि इससे पास ही अगर कर रहा है तो समझिए कि ये D डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस बार, तो इस केस में क्या हो जाएगा, D डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस लाइन का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस केस में क्या हो जाएगा,
डी जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से इस पॉइंट के वजह से इस लाइन, अगर इस लाइन को हम कुछ दैट्स नेम दे देते हैं, ये लाइन आपका L1 है, सपोज दैट दिस लाइन इज L1 एंड दिस लाइन इज L2। तो L1 के वजह से, ड्यू टू L1, इसके वजह से क्या है, उसी पॉइंट से होके पार कर रहा है, तो जिसके वजह से D का वैल्यू 0 हो जाता है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। किसके वजह से, लाइन L1। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L1। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L1 के वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L1 इज 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि वो उसी लाइन से पास कर रहा है, तो इसके वजह से तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अगल बगल किसी पॉइंट पे होगा। तो एक बात तो आप हमेशा याद रखिए, जब हम टॉर्क बता रहे थे रोटेशन में, अगर आगे या पीछे एक्सटेंड करने पे, याद रखिएगा हमेशा ये पॉइंट टू बी नोटेड, अगर उस लाइन को आगे या पीछे, सिर्फ इस पॉइंट पे तो आपको डायरेक्टली दिख गया कि एस पॉइंट पे ड्यू टू L1 की वजह से 0 हो जाएगा, लेकिन कई बार दिखता नहीं है। यही अगर हम देखें तो इस Q पॉइंट पे, दिस पॉइंट दैट इज Q, और इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या मिलेगा, Q पे भी मिलेगा। तो इसके वजह से, किसके वजह से, L1 के वजह से, तो L1 के वजह से Q पॉइंट पे भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब हम रोटेशन पढ़ाते हैं तो रोटेशन में ये बताए थे कि टॉर्क जब निकालना, वहां टॉर्क का होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे टॉर्क निकालना होता है। तो टॉर्क जिस भी पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, अगर उसको आगे या पीछे एक्सटेंड करने पे, अगर वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट से होके निकल रहा, क्योंकि जब भी हम निकालते हैं टॉर्क तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। एग्जैक्टली जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो भी हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, और वहां टॉर्क भी। तो टॉर्क के केस में भी हम वही करते हैं कि आगे या पीछे एक्सटेंड करने पे, आप ध्यान से देखिए, इस लाइन को हम पीछे अगर एक्सटेंड किए तो ये कहीं ना कहीं Q पे जाएगा। तो इसके वजह से, किसके वजह से, L2 के वजह से। सो पॉइंट टू बी नोटेड, extension of L1 एंड L2, यहां पे L1 है और L2, तो अगर एक्सटेंशन करें या आगे पीछे एक्सटेंड करें, which is passing through, अब ये किस पॉइंट से, एक R, L1 जो है वो Q पॉइंट से, और L2 जो है R पॉइंट से, यहां पे रिस्पेक्टिवली लिख देंगे। और अगर क्या किए, एक्सटेंड करने से अगर वो उसी पॉइंट से होकर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी 0। और यही कंसेप्ट हम जब टॉर्क पढ़ा रहे होते हैं रोटेशन में, वहां भी यही अप्लाई करेंगे। तो फिजिक्स में बहुत सारा चीज एज सच कॉपी किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे हैं तो जब हम रोटेशन पढ़ाएंगे तो ये एज सच कंसेप्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से क्या हो गया, इसके वजह से इस पॉइंट पे 0। तो अब देखते हैं एस के वजह से, अब ये जो L2 लाइन है, L1 के वजह से तो क्या हो गया, 0 हो गया। इट शुड बी 0, इट विल बी 0। बट अब ये L2 लाइन के वजह से क्या होगा, अब इसके वजह से तो 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इस लाइन से पास नहीं कर रहा है। एस यहां है, लाइन यहां है, और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको जैसा कि दे दिया है, T दे दिया है। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अब लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L2 लाइन एट द पॉइंट S1, S मैग्नेटिक फील्ड, B फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट S बाय लाइन L2। अब L2 लाइन के वजह से क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, उस लाइन को हम मिलाते हैं। अब देखते हैं इससे एंगल जो है, तो ये आपका क्या है, ये जो है केस किसका है, लॉन्ग वायर का केस है। तो लॉन्ग वायर में थीटा क्या हो जाता है, एक ही थीटा बनेगा, एक साइड है ही नहीं, तो उधर क्या हो जाएगा, θ1 0। आप ऐसे समझिए कि ये एंगल, तो ये आपका हो जाएगा, लॉन्ग वायर के केस में है तो अगर θ1 को आप क्या ले लेंगे 90 डिग्री, और इधर है ही नहीं, ये वायर आगे एक्सटेंड नहीं जा रहा है, तो θ2 ऑलवेज 0 हो जाएगा, क्योंकि वायर बस इतना ही है, तो इधर θ2 क्या हो जाएगा 0, और θ1 क्योंकि लॉन्ग वायर का केस है तो क्या हो जाएगा θ1 90 और θ2 0। सो यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लाइन L2 एट द पॉइंट S, that is mu naught by 4 pi I by d sin θ1, that is θ1 that is 90 degree, sin θ2 that is 0 degree. So you will have to find the value, that should be I by d, और यहां से आपका आ जाएगा सिंपल सा 1 + 0। सो यू विल गेट द वैल्यू mu naught by 4 pi I by d, दिस इज द वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये हम किसके लिए निकाल रहे थे, S पॉइंट पे। हमको किस किस पॉइंट पे निकालना है, S पे, P पे, Q पे, सारे पे। और यकीन मानिए सारे पे वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि सिचुएशन सिमेट्रिकल है, इस वजह से भी आएगा। और कैसे आएगा ये हम सारा डील करेंगे एक एक करके। तो ये हम किस पॉइंट पे निकाले, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L2, L2 क्या है, ये लाइन है, ड्यू टू L2 एट द पॉइंट S। अब हम क्या निकालेंगे, एग्जैक्टली Q पे निकालते हैं। तो ऐसे ही फिर से हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो सारे पॉइंट पे एक एक करके हमको निकालना है। अब मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट वही आएगा, यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अब कैसे आएगा ये हम देखते हैं। अब हमको क्या निकालना है, S पॉइंट पे निकालें, अब हम इस पे Q पे निकालते हैं। तो एग्जैक्टली आप समझिए कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड, B फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q। अब Q के लिए हम बताए हैं कि Q भी आगे एक्सटेंशन वाला प्रॉपर्टीज आपको लग जाएगा। Q को क्या करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये Q से जाएगा। तो अगर कहीं ना कहीं Q से जाएगा तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट Q पॉइंट ड्यू टू L1 लाइन, तो इसमें क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L1 at the point S, at the point S will be 0 या should be 0, will be 0। अब कंसेप्ट आपको हम पहले ही बता दिए हैं एग्जैक्टली। अब इसके वजह से किस पॉइंट पे हम निकाले, किस लाइन के वजह से, L1 लाइन के वजह से। एग्जैक्टली L2 लाइन के वजह से क्या होगा, अब इसको L2 लाइन के वजह से वही होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो क्योंकि ये लॉन्ग वायर का केस है तो इसमें भी θ1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर कुछ है नहीं तो क्या हो जाएगा θ2 दैट इज 0। तो बस यही लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, S पॉइंट नहीं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट Q ड्यू टू लाइन L2, और सारा चीज वही हो जाएगा। क्या, θ1 90 पुट करेंगे, θ1 दैट इज 90 एंड θ2 दैट शुड बी 0। सो
you have to get this result म्यू नॉट बाई 4πi/d। अब हम इसी के लिए हम आर पॉइंट पे अब चलते हैं। तो आर पे अगर हम निकाल लेंगे तो होपफुली आप पी पे तो निकाल ही लीजिएगा। तो एक पॉइंट और बता देते हैं आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट आर। अब आर के वजह से L2 लाइन को अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आर पॉइंट से होके गुजरेगा। तो एक्सटेंशन ऑफ द लाइन L2 विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट आर so that its magnetic field becomes zero at the point R। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट R by line by L2 will be zero। तो इसके वजह से तो इस पे क्या हो गया, Q पॉइंट पे L2 के वजह से जीरो हो गया। अब क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं एक वायर और बचा है L1। तो मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड एट द पॉइंट दैट इज एट द पॉइंट R बाय लाइन बाय L1। अब L1 के वजह से क्या होगा, अब देखते हैं L1 का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो R का इस L1 लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको D मिल गया। अब ध्यान से देखते हैं, अब क्योंकि ये लॉन्ग वायर का केस है तो ये इससे हम क्या निकालते हैं, थीटा। तो इस केस में जो भी लीजिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा θ1 दैट शुड बी 90। लॉन्ग वायर के केस में हमेशा आप 90 लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये वायर इतना ही दूर है, आगे एक्सटेंड करता तो वो भी 90 हो जाता, लेकिन आगे नहीं है, बस इसी पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे आके ये टर्मिनेट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इधर एक्सटेंशन नहीं रहेगा, तो θ2 का वैल्यू इधर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, θ2 यहाँ से देखा जाता है, सिंपल सा बात है यहाँ से। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, सपोज दैट θ इज 0 डिग्री। अब कुछ नहीं है तो 0 है। तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अब निकालते हैं। तो अब लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट R बाय L1 दैट इज म्यू नॉट बाय 4π। θ1 का वैल्यू आपको क्या आ गया, 90 डिग्री। θ2 का वैल्यू आपका क्या आ गया, 0 डिग्री। क्यों θ2 0 क्यों, क्योंकि आगे कुछ वायर है ही नहीं। तो एंगल क्या होता है, ये एंगल, हाँ हर बार हम एंगल ये लेते हैं, तो इसका लेंथ ही अगर 0 है तो एंगल ही 0 बनेगा, सिंपल सा बात है। तो ये आपको क्या आ गया, 90 डिग्री फॉर ए लॉन्ग वायर केस। तो यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू नॉट I/d। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको d दिया हुआ है। सो और इसमें करंट कितना मूव कर रहा है, I मूव कर रहा है। साइन θ1 दैट इज 90 डिग्री और साइन θ2 दैट विल 0। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा सिंपली म्यू नॉट बाय 4π I/d इंटू 1। तो ये आपका आ गया सिंपली वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट R ड्यू टू L1 लाइन। तो L1 की वजह से क्या आ गया, सिंपली आपका वही वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही आपसे अगर P पॉइंट पे पूछे तो P पॉइंट पे भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। तो P पॉइंट से इस पॉइंट को इस टाइप से हम करेंगे और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल θ1 दैट बिकम्स 90 फॉर ए लॉन्ग वायर केसेस। और इधर राइट साइड है नहीं तो θ2 क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स 0। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल। सो d भी वही है, θ1 भी वही है, θ2 दैट इज 0। आगे है ही नहीं वायर,
तो सारा रिजल्ट वही आके घूम फिर के आपका यही आ जाएगा। सो हम सारे पॉइंट पे विथ लॉजिक एक एक करके हम देखें। होपफुली आपको इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आपको प्रॉब्लम एक आपको करंट इसमें है, और करंट का एक बार डायरेक्शन हम सेम लेते हैं, दूसरा बार डायरेक्शन हम अपोजिट लेते हैं, और आपको निकालना है, इस पॉइंट को ओ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। हाँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दोनों के अलग अलग वजह से। अब ध्यान से देखिए, एक बार हम लेते हैं दोनों का डायरेक्शन सेम, एक बार हम अपोजिट। दो ही इसमें पॉसिबिलिटी बन सकता है कि या तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए, दो ही चीज है। अब ध्यान से देखते हैं कि सेम डायरेक्शन में गया और अगर अपोजिट डायरेक्शन में गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा या नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपके लिए ऑप्शन है कि अगर इसमें डायरेक्शन सेम होगा, अगर दोनों में डायरेक्शन सेम है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा या इंडिपेंडेंट। मतलब ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, that is increases, either increases or decreases or constant और will be zero। तो चार ऑप्शन है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा या तो जीरो होगा। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन सेम हो और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप बताइए कि इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा या जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है। तो होपफुली आप इसको पहले सोल्व कीजिएगा, तभी इसका आंसर आपको पता चलेगा कि बढ़ेगा या घटेगा या जीरो हो जाएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो इसमें आपको दे दिया है कि करंट जो इसमें मूव कर रहा है वो 5 एम्पियर का मूव कर रहा है, 5 एम्पियर का। और एक चीज और दिया हुआ इसमें, एन का वैल्यू। अब n का वैल्यू का मतलब है कि समझिए कि ये आपको सर्कल नहीं है, दिस इज नॉट ए सर्कल, दिस इज ए क्वाइल। और जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, इस क्वाइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 50 टर्न्स है इसमें। मतलब पहला वाला जो क्वाइल है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, और दूसरा वाला जो क्वाइल है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न दैट इज 100। तो एक एक करके दिया हुआ है। अब देखते हैं कि अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में है और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रहा, तो ध्यान से देखिए दोनों के अपोजिट होने से फायदा होगा या दोनों के सेम होने से फायदा होगा। ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बढ़े घटे कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन जब भी आप एसी वर्मा का प्रॉब्लम बनाए तो एक प्रॉब्लम में बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। तो इसमें तो ये क्योंकि इसी में आपको दो प्रॉब्लम है कि अपोजिट सेम, और सिंपल सा बात है बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, ये भी आपका क्वेश्चन है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किधर होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये अगर डायरेक्शन दोनों में सेम है तो क्या हो जाएगा। अब निकालते हैं कि ये जो क्वाइल, इसको हम ले लेते हैं इस सर्कल को C1 क्वाइल 1, और ये आपका हो जाएगा क्वाइल C2 दैट इज क्वाइल 2, ये हो जाएगा क्वाइल 1, ये आपका हो जाएगा क्वाइल 2। तो अब क्वाइल 1 के वजह से, अब ध्यान से देखिए सिंपल सा बात है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो इसके वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो एक के वजह से, अगर डायरेक्शन दोनों में सेम है, तो अगर दोनों में सेम है तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। अब सिंपल सा बात है कि आप थंब रूल लगा लीजिए या कोई भी रूल लगाइए, तो इसमें सब सिंपल सा बात है, क्लॉकवाइज है तो आप ऐसे समझिए, स्क्रू रूल से भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखाएगा
मैग्नेटिक फोर्स इधर, तो ये बाहर की तरफ आएगा। और अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये अगर बाहर है तो ये भी बाहर है, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि क्या बढ़ेगा, घटेगा, या कांस्टेंट रहेगा, या जीरो हो जाएगा। तो इसके केस में अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि अगर कॉइल C1 एंड C2, कॉइल दोनों कॉइल में अगर डायरेक्शन सेम हो, करंट मूव्स इन सेम डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन सेम हो तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसके वजह से, ध्यान से देखिए, इसमें सिंपल सा बात है कि दोनों के डायरेक्शन सेम होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर आपको ये थंब रूल नहीं आ रहा है तो ऐसे आप समझिए। तो यहाँ पे इधर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसके वजह से भी बाहर रहेगा, तो दोनों के वजह से अगर बाहर है तो क्या हो जाएगा, दोनों के वजह से ऐड हो जाएगा। और यही अगर अपोजिट रहे तो, अब ध्यान से देखिए, अगर कॉइल नहीं एक सर्कल है, सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड जबकि आपको दे दिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 50 एंड N2 के वजह से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या करेंगे, बस इसमें तो बस यही चेक करना था कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि उधर ही मैग्नेटिक फोर्स इसके वजह से इधर मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, एग्जैक्टली इसके वजह से भी उधर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि सेम डायरेक्शन में रहेगा, आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, यानी फर्स्ट कॉइल, ड्यू टू फर्स्ट कॉइल के वजह से क्या हो जाएगा, इस कॉइल के वजह से अगर हम देखते हैं तो आपका आ जाएगा सिंपली सेंटर पे, किसी भी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम बताए थे, किसी भी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें क्या हो, करंट I मूव कर रहा हो, और इसके सेंटर पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट I/2R। यह हमेशा याद रखेंगे, कब, एक सर्कल का उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट I/2R। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे कितने टर्न्स होंगे, आप ऐसा समझिए कि इसमें तो टोटल नंबर ऑफ, इस टाइप से कॉइल है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, ये आपको दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, दैट इज 50। इसमें आपको क्या दे दिया हुआ है, इसमें आपको दे दिया हुआ 100, तो ये भी आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर लें कि दिस इज नॉट ए सर्कल, दिस इज कॉइल में इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ n टर्न्स आपको दे दिया है। तो बस ये वैल्यू रख देंगे, ये आप याद रखें, तो म्यू नॉट I/2R। अब रेडियस क्या है, रेडियस इसका है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को आप सिंपल सा बात है मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 5 × 10⁻²। अब ध्यान से देखिए, करंट कितना है, करंट 5 एम्पियर है, और दूसरा लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर दें, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितना है 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्जैक्टली इसमें 100 है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यही अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो आप ध्यान से देखिए, एक का मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, एक का मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, जिसके वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो जैसा 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि डायरेक्शन अगर सेम हुआ तो बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, या 0 होगा। अगर सेम डायरेक्शन है तो बढ़ता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या हो जाएगा, दैट बिकम 0, क्योंकि इसके वजह से क्या हो जाएगा, बाहर, उसके वजह से अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, और दोनों का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वैल्यू भी तो सेम आना चाहिए। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो वैल्यू आपका आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ डायरेक्शन के वजह से 0 नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन।
अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से जीरो नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। इसलिए वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू आएगा क्या। तो स्पेशली यहाँ से आपका आ जाएगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 10 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा म्यू नोट का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ म्यू नोट का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 टू पावर -7 इंटू 4 पाई। तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। ये आपकी आया क्वाइल C1 के वजह से। अब हम लिखेंगे क्वाइल, सेकेंड क्वाइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ये भी क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग है और काफी कंसेप्चुअल है। तो लिखेंगे फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू क्वाइल, सेकेंड क्वाइल। तो क्या हो जाएगा इसके वजह से, सेकेंड क्वाइल के वजह से, तो उसमें हम लिखेंगे म्यू नोट I/2R। अब ध्यान से देखिए, दोनों का R अलग अलग है, एक का रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर, एक का 5 दिया है, तो यहाँ पे और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो यहाँ से वैल्यू म्यू नोट का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 I 5 एम्पियर, 2 इंटू R का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 10, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर -2, इधर 100 रहेगा। अब इसका वैल्यू एग्जैक्टली दोनों का वैल्यू सेम ही आना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, तभी जीरो हो सकता है, और अगर सेम नहीं आएगा तो जीरो नहीं होगा। तो इसका वैल्यू हम निकालते हैं, तो म्यू नोट का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 टू पावर -2 ऊपर आएगा तो 10 टू पावर ऊपर 3 रहेगा, तो यहाँ से सिंपली 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 10 टू पावर -7, तो यहाँ पे -4। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टेस्ला। एग्जैक्टली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 2 पाई, और यहाँ से आ जाएगा 10 टू पावर, सिंपल सा बात है कि यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 2 पाई, ये भी आपका आ जाएगा 2 पाई। सो वैल्यू दोनों का सेम होने के वजह से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये भी टेस्ला आ गया। तो क्या है, एक का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, एक का इन ऑफ द प्लेन हो जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हेन करंट इन अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सिंपली जीरो। यानी बी पार्ट का आंसर जीरो है, और ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, किसी का भी आप 2 टाइम्स कर दीजिए। सो दिस इज वेरी गुड। एबव द सेंटर ऑफ लूप। अब ध्यान से देखिए, एक इस टाइप का सर्कल है। ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ भी देता है, और ये बहुत कंसेप्चुअल है, आप इसको समझिए। इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 3 सेंटीमीटर एबव दिस लूप। आप समझिए, कुछ फिगर कुछ ऐसा है कि इस प्लेन में कोई सर्कल है, उससे 3 सेंटीमीटर, आप ये समझिए टिप ऑफ दिस मार्कर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट द टिप ऑफ दिस मार्कर। आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा यही कि एक बार अबव द लूप और दूसरा बिलो द लूप, मतलब कि एक बार इस प्लेन में समझिए कि एक सर्कल है, उस प्लेन से आपको 3 सेंटीमीटर टिप ऑफ दिस मार्कर, एंड अब ध्यान से देखिए, इसके पीछे भी तो प्लेन है, इस प्लेन के पीछे भी तो एक प्लेन है, तो उधर अगर जाए तो वो मतलब एबव और बिलो दोनों आपसे पूछा है। तो जैसा कि देखते हैं एक एक करके क्या करेंगे, और आपको क्लॉकवाइज सेंस में करंट जो कि 5 एम्पियर का है मूव कर दिया है, मूव कर रहा है इसमें, और इसका रेडियस जो है आपको क्या दे दिया है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड विच इज 3 सेंटीमीटर
above this loop and below this loop. मैग्नेटिक फील्ड आपको दोनों पॉइंट पे निकालना है, इस लूप के एवब भी और इस लूप के बिलो भी, और कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है एबव द सेंटर मतलब किसी लूप के सेंटर से पास करते हुए, तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट which is x distance from the loop, center of loop, which is x distance from the center of loop। अगर आपको और सेंटर ऑफ लूप यहां पे लिख देते हैं बिलो और एबव, बिलो और एबव बोथ। क्या आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट विच इज एक्स डिस्टेंस। आप ध्यान से देखिए ये लूप है और लूप से एक्स डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका वैल्यू आप याद रखें। ये हम पहले प्रूफ करके लाए थे और इस रिजल्ट को आप याद रखें। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत काम का है। अगर ये रिजल्ट आपको याद रहेगा तो सिंपली वैल्यू बस पुट कर दीजिए, नॉट ए बिग डील। दैट इज म्यू नॉट बाई 2 आई क्या है, 5 एम्पियर का करंट, आर उसका रेडियस, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, एक्स क्या है, इस लूप के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे x का रोल कर रहा है, और r तो रेडियस तो आपको दिया ही रहता है। तो क्या है, ध्यान से देखिए 3 सेंटीमीटर क्या है, इस लूप के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस p जो पॉइंट है इस लूप के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आइदर विच इज अप ऑफ द प्लेन या डाउन ऑफ द प्लेन, यानी अबव ऑफ द प्लेन या बिलो ऑफ द प्लेन। तो सारे के लिए एक ही फॉर्मूला है, बस आपको पता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था इसमें तो, और याद रखिएगा एवब हो या बिलो, सिचुएशन तो दोनों के लिए सेम ही है। ऐसा तो है नहीं कि एवब के लिए कुछ और सिचुएशन रहेगा, बिलो के लिए कुछ और रहेगा। तो क्या होगा, एक बार निकाल लेंगे वही आपका हो जाएगा, पार्ट बी वाला भी जो आंसर होगा वही आएगा। तो जैसा कि म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बाई 2 म्यू नॉट बाई 2 आई। करंट इसमें कितना मूव कर रहा है, 5 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए आर स्क्वायर, रेडियस क्या है आपको दे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर प्लस x क्या है 3। तो ध्यान से दीजिएगा 4 और 3 का अगर हम ये निकाले राइट एंगल ट्रायंगल से तो ये आपका आ जाएगा 5 का रूट डायरेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ये आप समझ जाइए, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2। अब इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे और लास्ट में इसका 3/2 कर लेंगे। तो होपफुली इसका आंसर बहुत इजी है। और याद रखिएगा बिलो जो होगा वही एवब भी होगा, मतलब एवब के लिए कुछ और केस नहीं बनाएंगे और बिलो के लिए, दोनों के लिए सेम ही आंसर आएगा। तो 4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए 5 एम्पियर है और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 25 इंटू 10⁻, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻2। इसका क्या करना है रूट, और उसका फिर क्या करना है क्यूब, और ऊपर क्या है 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बस इसको इजी कर लेते हैं, यहाँ से 2 पाई हो जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा, रूट करेंगे 25 का तो 5 हो जाएगा, और 10⁻2 का करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली वैल्यू आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 एम्पियर, और ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय
नीचे डिवाइडेड बाय हो जाएगा, रूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 और इसका क्या कर लेंगे लास्ट में, क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁹ नीचे आ जाएगा 10⁻⁹। इतना आपका क्या आ जाएगा टेस्ला, इतना टी आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यही एवरेज में आपको ये फॉर्मूला याद करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब इसके सेंटर से एक सिंपल सा बात है, सेंटर एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है इस पे चार्ज जो है, चार्ज का वैल्यू भी दे दिया हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इसका रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब और आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ रहा है और दिया है इसका बस रेडियस दे दिया हुआ है और आपसे ये मेंशन किया है कि ये जो चार्ज है पूरा सर्कल के हर एक पार्ट पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि E/B का रेशियो आपसे पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताइए और मैग्नेटिक फील्ड, और किस पॉइंट पे, पॉइंट क्या है, पॉइंट वही है पिछला जो क्वेश्चन में किया था 5 सेंटीमीटर इसके सेंटर से। सो दिस पॉइंट, दिस इज द टिप ऑफ दिस मार्कर, सो यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज electric field at the point which is 5 centimeter from this center of this uniformly distributed circular loop। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम वही इक्वेशन लिखेंगे, μ0/2 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू आपको पता है 4π इंटू 10⁻⁻2 करंट इसमें कितना मूव कर रहा है, तो करंट भी आपको पता नहीं है। तो जैसा कि एक इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ये जो है, ये जो सर्कुलर लूप है जिसपे इतना चार्ज दिया हुआ है वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है। वो आपको कितना दिया हुआ है, 16 रेडियन पर सेकेंड के स्पीड से ये मूव भी कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो ये जो है 16 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो आप बताइए, इस पे चार्ज भी है और इतना से ये मूव कर रहा है, करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, करंट आपको निकालना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में करंट आपको डायरेक्ट दिया था, ये थोड़ा सा उससे भी शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें करंट नहीं दिया हुआ है, बस इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर लूप है ये 16 रेडियन पर सेकेंड के स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो आपको बताइए, आप इसका बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विच इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस एंटायर लूप। तो अब ध्यान से देखिए, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज नॉट ए लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एक बार टाइम पीरियड अगर निकालें तो एक बार पूरा सर्कल लगाने में, यानी कि ये अगर मूव कर रहा है, ये खुद ही मूव कर रहा है और इस ऐसे समझिए कि ऐसे मूव कर रहा है और इसका एंगुलर स्पीड वेलोसिटी दैट इज 16 रेडियन पर सेकेंड। तो एक बार मूव करने में ये कितना टाइम लगाएगा, तो टोटल एंगल कितना है 60, 2 पाई पूरा अगर ये मूव किया तो 60 2 पाई, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली टाइम आ जाएगा। ये क्या है, टाइम पीरियड
इन वन रेवोल्यूशन या इन वन रेवोल्यूशन एक बार मूव करने में इसमें टाइम कितना लगेगा, तो टोटल कितना एंगल ये मूव कर रहा है, इससे क्या पता चलता है 60 रेडियन एक सेकेंड में ये मूव कर रहा है। यहां से कैपिटल टी ले लेते हैं तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा कि एक बार ये मूव करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, तो 60 रेडियन का एंगल बनाता है एक सेकेंड में, तो एक बार मूव करने में कितना लगेगा, तो सिंपल सा बात है ये 30 हो जाएगा, यानी π/30 सेकेंड, इतना सेकेंड इसको लगेगा एक सर्कल में। अब ध्यान से देखिए, अभी भी आपका काम नहीं बना, क्योंकि आपको अगर करंट ही नहीं पता चलेगा तो आप कैसे निकालिएगा। तो करंट के लिए क्या चाहिए, करंट होता क्या है, करंट दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। बस सारा का बेसिक डिफरेंस। ये जो क्वेश्चन है बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें हर चीज आपको निकालने का कोशिश किया गया है। इसके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, आपको सिंपल सा बात है एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी के हेल्प से टाइम पीरियड निकालिए और आप करंट भी निकालिए इसके हेल्प से। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार कंसेप्ट है। अब ध्यान से देखिए, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज तो आपको दिया हुआ है बाय टाइम। अब ध्यान से देखिए, चार्ज आपको पता है, एक बार मूव करेगा तो कितना टाइम लगेगा वो भी आपको पता है। तो यहां से हर चीज आपको पता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.14 को पाई लिख सकते हैं, एग्जैक्ट इसको पाई लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय इतना चार्ज है। तो यहां से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या वैल्यू दिया हुआ है, π/30 सेकेंड, तो पाई से पाई कैंसिल और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 × 10⁻⁻6, इतना आपका क्या आ जाएगा, इतना एम्पियर आ जाएगा। तो करंट का वैल्यू आ गया। करंट का वैल्यू क्या किए, Q/T। Q आपको दिया हुआ था और T कहां से निकाले, यहां से टाइम पीरियड, क्योंकि इसका 60 रेडियन पर सेकेंड इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है। बस अब करंट का वैल्यू रख देंगे, क्या है, करंट का वैल्यू आपका हो जाएगा 30 × 10⁻⁻6, इतना आपका रेडियन हो जाएगा। ये सेकेंड में था, ये आपका कूलम में था, तो ये आपका आ जाएगा। बाकी आर रेडियस आपको दिया हुआ है 20, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, बस अब वैल्यू पुट करना है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या है, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 20 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, इस पे सारा पे क्या हो जाएगा 3/2। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द 5 सेंटीमीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी यूनिफॉर्म वायर से आर डिस्टेंस पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो सिंपल से हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखते हैं 1/4πε0, जो कि कांस्टेंट होता है, Q/r²। आर डिस्टेंस पे अगर सिंपली आपको निकालना है तो आर डिस्टेंस, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली 5 सेंटीमीटर। और सिंपल सा बात है, क्यू चार्ज आपको पता है, तो हर चीज अब इसमें पुट कर देंगे तो यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकला। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल सा बात है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से आर डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/4πε0। ये तो कांस्टेंट है, चार्ज डिस्टेंस, डिस्टेंस आर डिस्टेंस तो r², ये आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपली इजी से निकल जाएगा। मेन आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का ही चैप्टर है तो उसी में हम फोकस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से सिंपली आपका ये आ जाएगा। आर का वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू भी आपको है। होपफुली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। सो प्रॉपरली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू